आपका स्वागत है बैंक सदीप चैनल पर। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं 13 मार्च का डेलीगेट अफेयर्स। ऑलरेडी मैंने इसका एक लाइव क्लास लिया था, पर किसी वजह से वो लाइव क्लास हो नहीं पाया। आई थिंक टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ वाईफाई का दिक्कत हो गया था। तो अभी जो है रिकॉर्ड क्लास से हम कवर करते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बैंकिंग में पहला न्यूज़ आपको मिलेगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया है क्रेड को कि वो जो है ऑपरेट कर सकता है, क्रेड जो है ऑपरेट कर सकता है फाइनल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर से, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो क्रेड है इसको अभी के टाइम पे क्या दिया गया है, फाइनल पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया गया है। तो अभी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स, उसके साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सारी फैसिलिटी दे पाएगा या ले पाएगा खुद भी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ क्रेड के बारे में, ठीक है। क्रेड के बारे में आपको बेसिकली पता होगा, जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्रेड आप सेफ समझ सकते हो, जिस तरह से हमारा गूगल पे या अमेजोन पे या पेटीएम है, इस तरह से, ठीक है। बट बेसिकली क्रेडिट का काम क्या है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पॉइंट्स देता है। क्रेडिट कार्ड जब बिल पेमेंट किया जाता है तो पॉइंट जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट में भी आपको रिचार्ज वगैरह मिल जाता है, रिचार्ज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप रिचार्ज अगर करते हो, अगर अभी फाइनल एग्रीगेटर नहीं मिला है, इमेजिन करते हैं कि फाइनल एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं मिला है, तो क्रेड को जो है किसी न किसी के साथ पार्टनर करना पड़ेगा जिसके पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है। एग्जांपल लेते हैं रेजर पे या पेयू, ठीक है, जिसके पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है। तो उनके साथ पहले पार्टनर करना पड़ता था क्योंकि इनके पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं था। तो अभी के टाइम पे इनका लाइसेंस है, तो ये खुद ही जो है अपना मैनेज कर सकते हैं जो भी यूपीआई है, या तो बात करें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये खुद ही मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली इसी के लिए जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है ऑनलाइन वाला। अब ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या क्रॉस बॉर्डर हो, तीन तरह के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस होते हैं। तो तीनों के लिए जो है एक ही एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, वो आपको मिलेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो अभी के टाइम पे इनको ऑनलाइन दिया गया है। अगर बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के अंतर्गत जो पॉस मशीन होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो आपने पेटीएम वगैरह का देखा होगा, तो वो रहता है। और क्रॉस बॉर्डर के अंतर्गत जब आप बाहर देश में पैसा भेज रहे हो, ऑनलाइन हो या तो बाहर देश में रेमिटेंस के फॉर्म में भेज रहे हो, तो उस केस को बोला जाता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो ऐसे आपको तीन तरह के पेमेंट एग्रीगेटर मिलते हैं। और अभी क्रेडिट को जो दिया गया है ये ऑनलाइन वाला दिया गया है। बेसिकली अब जो है ये मर्चेंट जितने भी हैं वो ऑनलाइन जो है ऑनबोर्ड कर पाएंगे डायरेक्टली। उसके साथ ही किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टनर बैंक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। क्रेडिट के बारे में बात करें तो क्रेडिट को और भी कुछ कुछ लाइसेंस दिए गए हैं। जैसे कि बात करें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस दिया गया है आरबीआई की तरफ से। प्रीपेड पेमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी वॉलेट, अगर कोई भी वॉलेट के अंदर पैसा रखना चाहता है कोई भी कंपनी, तो उसको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ, प्रीपेड जैसे प्रीपेड रिचार्ज होता है मोबाइल का, जहाँ पे आप पहले रिचार्ज करते हो फिर उसको यूज़ करते हो। सेम चीज़ है कि जो भी वॉलेट होगा वहाँ पे पहले पैसे डालोगे फिर उसको यूज़ करोगे, तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका लाइसेंस जो है क्रेडिट को दिया गया था पहले ही, और ये आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। दूसरा इन्होंने एक का लाइसेंस लेकर रखा है जो कि आपको मिलेगा कॉर्पोरेट एजेंसी का। कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस दिया गया है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाइसेंस दिया गया है। अब ये लाइसेंस क्यों दिया जाता है कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस, कि क्रेडिट जैसे कंपनी जो कि फिनटेक है वो इंश्योरेंस बेच पाए, ठीक है। बेसिकली इंश्योरेंस बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। मान लेते हैं कि LIC का इंश्योरेंस बेच रहे हो या GIC का इंश्योरेंस बेच रहे हो, ये तभी बेच पाएंगे जब इनको कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस मिला हो। तीसरा आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ये सेबी के द्वारा दी गई है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो है लोगों को एडवाइस करने के लिए इसको बनाया दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी एडवाइस करने के लिए ये लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बाकी बात करें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया गया है बेसिकली NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जब दिया जाए तभी जो है कोई भी फिनटेक कंपनी या कोई भी कंपनी जो है यूपीआई का सर्विस दे पाती है। इसके लिए किसी न किसी बैंक के साथ पार्टनर करना पड़ता है, तभी जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप गूगल पे भी ले सकते हो। तो गूगल पे में आपने लास्ट में देखा होगा @OK SBI OK ICICI बैंक, या तो OK HDFC, ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि गूगल ने भी किसी न बैंक के साथ पार्टनर करके रखा हुआ है। क्योंकि गूगल भी एक एग्जांपल है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का। तो गूगल ने डिफरेंट डिफरेंट बैंक के साथ पार्टनर करके रखा हुआ है, SBI HDFC, और इन्होंने जो है एक साइड से क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाला जो इंटरफेरेंस है वो दे रहे हैं, बाकी जो बैकहैंड का काम है, जो पीछे जो चल रहा है, वो बैंक की ऑपरेट कर रही है। तो इसी के लिए जो है गूगल पे भी एक तरह से क्या एग्जांपल है हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, और ऐसा सेम आप क्रेडिट को भी मान सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या अभी के लिए आपको बताना है कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का इनको फाइनल लाइसेंस मिल चुका है। बाकी कुछ कुछ लाइसेंस मैंने आपको बता दी जो कि ऑलरेडी क्रेडिट को दिया गया।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चले तो हमें मिलेगा श्री राम जनरल इंश्योरेंस, जिसको अभी के टाइम पे श्री राम हेल्थ सुरक्षा 2.0 का लाइसेंस दिया गया है। अब श्री राम हेल्थ इंश्योरेंस 2.0 के बारे में बात करें तो एक तरह का बेसिकली क्या है, आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है प्लान। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है ये आपको मिलेगा इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं आपका या तो कोई भी पर्सन जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में गया है उसका अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस है, और मेडिकल बिल जो बना है वो 80,000 रुपये का बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना मेडिकल बिल होगा उतना ही कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख है तो 5 लाख रुपए कवर किए जाएंगे। ये चीज़ कब की जाती है, अगर इसकी जगह पे लिखा होता है बेनिफिट बेस्ड। बेनिफिट बेस्ड, अब बेनिफिट बेस्ड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बड़े बड़े जो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज रहती है वो सारी आती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, तो उसके इसमें वो आता है। ठीक है, तो 5 लाख हो 10 लाख हो जितना भी हो वो पूरा का पूरा जो है उधर खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इंडेमनिटी का मतलब पता लगा क्या है कि जितना मेडिकल बिल होगा उतना ही जो है यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। क्या क्या फीचर है इस इंश्योरेंस के अंतर्गत, जो रूम रेंट होता है, अगर हॉस्पिटल में कोई भी जाएगा तो उसको रूम लेना पड़ता है, तो उसमें रेंट देना पड़ता है, तो इसमें कोई भी रेंट नहीं लगेगा, जीरो रेंट मिलेगा, जीरो रेंट लगने वाला है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनलिमिटेड होगा और जीरो को पे रहने वाला है इसके अंतर्गत। बोनस के बारे में बात करें तो जब भी इंश्योरेंस कोई भी भरता है, अगर उसने क्लेम नहीं किया है इंश्योरेंस को, तो अगर टाइम टू टाइम अगर इंश्योरेंस रेन्यू करते रहता है तो उसको जो है बोनस मिलता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे अभी श्रीराम फाइनेंस से इनके द्वारा बोला गया कि इस तरह से क्यूमुलेटिव बोनस जो है 250% तक अलाउड किया गया है। इसके साथ एडिशनल कवर भी दिया जाएगा, जैसे एयर एम्बुलेंस की जरूरत है या मेडिसिन की जरूरत है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत इस इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़े तो आपको ये नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलने वाला है। नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र का पहला अर्बन लोकल बॉडी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड रिलीज किया है, और इसको लिस्ट किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट किया गया है। बेसिकली बॉन्ड रिलीज क्यों किया जाता है, बॉन्ड रिलीज क्यों किया जाता है, बॉन्ड रिलीज किया जाता है कि पैसे उठाने के लिए। ठीक है, पब्लिक से पैसे उठाने के लिए। तो अभी के टाइम पे ये जो पैसे उठाए जाएंगे वो उठाए जाएंगे ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के नाम से उठाया जा रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे पैसा उठाया जाएगा उसको जो है इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा 100% जो भी पैसा उठाया जाएगा वो इन्वायरमेंट के लिए उठाया जाएगा, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा। और ये महाराष्ट्र की पहली अर्बन लोकल बॉडी बन चुकी है नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने लिस्ट किया है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, समझ आ गया, जितना ही पैसा होगा 100% जो है आपको मिलने वाला है, खर्चा किया जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है जैसे रेन्यूएबल एनर्जी हो गया। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके साथ बात करें ईवी। ठीक है, उसके बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब में जो भी स्टेप लेने वाले हैं वो इन्वायरमेंट को देखते हुए लेंगे, और जो भी इनको पैसा मिलने वाला है पब्लिक से वो पूरा 100% जो है यूज़ किया जाएगा इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसका रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सारे जो है चीज़ें कुछ करने वाले हैं। ये तो हमने बात कर ली महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, और स्टेट का हमने बात कर ली कि पहला जो है बॉन्ड लॉन्च किया गया है नासिक, महाराष्ट्र का जो है पहला लॉन्च किया गया है नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, और ये स्टेट जो महाराष्ट्र स्टेट है इसका पहला आपको अर्बन लोकल बॉडी बॉन्ड मिलने वाला है। अगर बात करें इंडिया का पहला कौन सा है, तो इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है आपको गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। यहाँ पे टोटल 150 करोड़ रुपये राइज किया गया था फॉर टर्शरी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था 2021 में, इन्होंने इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इशू किया गया था। अब बढ़ते हैं नेशनल की तरफ, तो नेशनल की तरफ बढ़े तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अमेंडमेंट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल फॉर लोकल लैंड बॉर्डर कंट्रीज के लिए। तो जो भी हमारे आसपास इंडिया के आसपास जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज है कौन कौन सी, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान हो गया। टोटल आप ये 7 देख पा रहे होंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्रीज हो गई। तो जो 8 कंट्रीज हैं यहाँ से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा कि विदेशी अगर पैसा हमारे इंडिया में आ रहा हो और इंडिया की कंपनी पे लग रहा है, मान लेते हैं पाकिस्तान से पैसा आ रहा है या चाइना से पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, जब ये चेंजेस अमेंडमेंट मतलब क्या चेंजेस, जब चेंजेस नहीं हुए थे उससे पहले क्या करती थी गवर्नमेंट कि अगर पाकिस्तान से पैसा आ रहा हो चाइना से पैसा आ रहा हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए ये पैसे हमारे इंडिया में नहीं आ सकता। क्या पता पाकिस्तान पैसा भेज रही हो किसी भी सेल कंपनी के पास, ठीक है, सेल कंपनी मतलब क्या होता है जो पेपर में नहीं लिखा है वो ऐसी कंपनी बोला था बट कंपनी नहीं है, और ये जो भी पैसा आ रहा है इसको बाद में टेररिस्ट जो हमारे इंडिया में लाने के लिए या इंडिया में कोई ना कोई रहेंगे उनको फंड करने के लिए किया जा रहा हो। तो ये चीज़ रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। कोई जो भी हमारे आसपास लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं जो कि हमारे पता है कितने अच्छे दोस्त है सारे के सारे, तो पता है पाकिस्तान कितना अच्छा दोस्त है, चाइना कितना अच्छा दोस्त है, तो उसी के लिए जो है अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में जो है आपको मिलने वाला है, रिस्ट्रिक्शन ला के रखी थी। पर गवर्नमेंट ने बोला कि एफडीआई जो हमारे इंडिया में आना चाहिए, क्या पता जेन्युइन एफडीआई आ रहा हो चाइना की तरफ से, या तो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं पैसा, क्या हमारे पास पैसा भेजेंगे, तो चाइना या तो कई दूसरी जगह से हमारे पास अगर जेन्युइनली पैसा आ रहा हो तो हमारे पास आए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया रूल में और बोला कि लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ नॉन कंट्रोलिंग अगर स्टैग रहेगा, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग स्टैक रहेगा। नॉन कंट्रोलिंग स्टैक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बोर्ड का जो वोटिंग है वो नहीं रहेगा, और जो भी इक्विटी है, इक्विटी मतलब कंपनी की ओनरशिप, तो कंपनी की ओनरशिप है अगर उसमें लेस देन इक्वल टू 10% अगर रहा एफडीआई, तो उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अप्रूव हो जाएगा, इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट का अप्रूवल में टाइम लगता है और अभी ये चीज़ की गई है। और अब बात करें अगर 10% ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, अगर 10% ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट ने बोला अगर 10% ज़्यादा हो गया तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होंगी। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पॉलीसिलिकॉन सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, वहाँ पे 60 दिन के अंतर्गत ही अप्रूवल मिल जाएगी गवर्नमेंट की एफडीआई के लिए। ठीक है, या तो अप्रूवल मिल जाएगी या रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है साफ साफ बता दी गई है जितने भी हमारे इंडिया में लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं सबके लिए, जो भी मैंने आपको नाम बताया है इनके लिए रूल और रेगुलेशन लाया गया है। तो हम न्यूज़ को कवर करते क्या है, तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जो भी एफडीआई अप्रूवल प्रोसेस है उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी वजह से। और इसके साथ ही जो नेशनल सिक्योरिटी है जो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी अंश्योर किया जाएगा। बेसिकली पहले जितने भी लैंड बॉर्डर कंट्री से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती थी तो वहाँ पे गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आती थी, मतलब गवर्नमेंट जो है अप्रूवल देता था तभी जो है आती थी। अभी के टाइम पे ये रूल चेंज किया गया है कि जो भी बीओ है, बेनिफिशियरी ओनर है या इन्वेस्टर्स है, वो जो है लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द नॉन कंट्रोल स्टैक के थ्रू पैसा ला सकता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए जब 10% ज़्यादा हो जाए, और ये 60 दिन का अप्रूवल का इनको वेट करना पड़ेगा सेलेक्टेड सेक्टर्स के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी पॉलीसिलिकॉन रहने वाली है। यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है कि जो भी इंडिया की कंपनी जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे एफडीआई के थ्रू, वो कंपनी जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन की वो इंडिया की डोमेस्टिक एंटिटी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है रखी गई है, तभी जो है एफडीआई की जा सकती है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। दो तरह की कंडीशंस हैं, एक तो लेस देन 10% नॉन कंट्रोलिंग स्टैक जो कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा आएगा, और दूसरा मिलेगा आपको 10% ज़्यादा हो गया तो 60 दिन का वेट करना पड़ेगा सेलेक्टेड सेक्टर्स के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉली सिलिकॉन, मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ आपको मिलने वाला है। और याद रखना कि इंडिया की कंपनी होनी चाहिए। एक मैंने वर्ड यूज़ किया था बीआर, बीओ का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने लाइव क्लास में भी दिया था, वापस वही रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि मान लेते हैं कंपनी एबीसी, ठीक है, तो एक कंपनी एबीसी है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसने अपने नाम पे कंपनी खोल के रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ए के नाम पे खोल के रखी है लेकिन असली में कंपनी किसी और की है, कंपनी एक्स की है, और जो भी एबीसी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है और जो भी कंट्रोल है वो खुद एक्स करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कंपनी है किसी की लेकिन चला कोई और रहा है। तो जो कंपनी जिसकी रहेंगी, जैसे एक्स की कंपनी है तो एक्स को बोला जाएगा बीआर, बेनिफिशियरी ओनर इसको बोला जाएगा, जिसकी जो कि खुद अल्टीमेट ओनर हो और वही जो है पूरा इन्वेस्टमेंट कंट्रोल कर रहा हो उसको बोला जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टर को किसको बोला जाता है, जो डायरेक्टली अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बीओ का मतलब समझ आ गया। तो बीओ का जो डेफिनेशन है वो जो है अभी के टाइम पे चेंज किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ
मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2025 के अंतर्गत, ठीक है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ, पैसे को धोना, ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। क्या रहता है, पैसा अगर काला है तो उसको धो के व्हाइट किया जाता है, तो यही रहता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसके लिए जो है बीओ की डेफिनेशन थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस की गई है, ठीक है, जिसके से इजी ऑफ बिजनेस डूइंग हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको जल महोत्सव 2026, जिसका बेसिकली काम होगा रूरल वाटर मैनेजमेंट प्रमोट करने का। यहाँ पे आपको 2 डेट्स मिलेंगे, वो याद रखना है। 8 मार्च 2026 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 22 मार्च 2026 तक चलने वाला है। 8 मार्च के बारे में बात करें तो 8 मार्च स्पेशल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये डेट पे आपको इंटरनेशनल वुमेन डे मिलने वाला है। और 22 मार्च 2026 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट पे मिलने वाला है वर्ल्ड वाटर डे। तो इस 2 डेट पे आपको स्टार्ट और एंड डेट याद रखना है। तो ये 2 डेट में जो है जो रूरल इंडिया मैनेजमेंट है वो करने का काम जल महोत्सव के अंतर्गत रखा गया था। बेसिकली ये महोत्सव गुजरात में हो रहा था और कराया गया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इसके टैगलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन याद रखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या है, विलेज फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल, ये आपको पूरा पूरा टैगलाइन मिलने वाला है। बाकी मैंने आपको बता दी कि 2 तरह के डेट्स आने वाले हैं, एक इंटरनेशनल वुमेन डे, एक वर्ल्ड वाटर डे। यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव भी लिए गए थे। एक आपको मिलेगा जल अर्पण दिवस, बेसिकली ये एक तरह का रूरल ड्रिंकिंग वाटर जो एसिड है इसको ग्राम पंचायत तक पहुँचाया जाए, इसके अंतर्गत ये प्लान रहने वाला है। इसके साथ ही कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये भी प्लान किया गया। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या विलेज के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे ऐड किया जाए। बाकी जल बंधन के बारे में बात करें, जन संकल्प के बारे में बात करें, बेसिकली ये एक तरह कम्युनिटी इनिशिएटिव है जो कि वाटर कंजर्वेशन प्लेज लेने के यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, टंकी वगैरह बना दिया, उसके बाद जो गांव के लोग जो है उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, तो उसी के लिए जो है एक तरह का प्लेज भी लिया गया इसके अंतर्गत। उसके बाद एक नेशनल मेगा इवेंट भी हुआ था 11 मार्च को, वो आपको मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया था। और इसके अंतर्गत जो भी लीडर है जिन्होंने अच्छा काम किया हो ग्रास रूट लेवल पे अंडर द जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेसिकली जो वाटर है रूरल इंडिया तक पहुंचाया हो, उनको जो है रिकॉग्नाइज किया, तो अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो 2 डेट्स है इसका टैगलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे कराया जा रहा है इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ की इवेंट्स है जो कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन रेलवे को बढ़े, तो इंडियन रेलवे ने साइन ऐप लॉन्च किया गया है। साइन ऐप के बारे में बात करें तो साइन ऐप बेसिकली जो वुमेन हरासमेंट होता है इंडियन रेलवे में, ठीक है, उसके लिए लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखेगा तो मिलेगा आपको सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या रहने वाला है कि जो भी वुमेन है अगर इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में, रेलवे का जो वर्क प्लेस है वहाँ पे, तो साइन ऐप के अंतर्गत जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकती है। और एक कंप्लेन सीधे के सीधे जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के पास, जो कि मान सकते हो कि इंडियन रेलवे का क्या है, HR है। इंडियन रेलवे का क्या है, HR है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या जा सकता है, इसके साथ ही इनका एक वेबसाइट है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल, इसके अंतर्गत भी किया जा सकता है। तो एक ऐप का नाम याद रखना जो कि आपको मिलेगा साइन ऐप, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म याद रखना सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉयज़ ही जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वही जो इसके अंदर कवर है, जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्कर्स रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, विजिटर्स रहेंगे, जो रेलवे के वर्क प्लेस में गए होंगे, रेलवे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रेलवे के अंदर नहीं, रेलवे के वर्क प्लेस में गए होंगे, तब उनके हरासमेंट हुई होगी वुमेन के साथ, तब जो है तब भी जो है इसके कंप्लेन किया जा सकता है। अब ये जो भी कंप्लेन है ऑटोमेटिकली जो भी कमेटी है उनके पास जाएगा और जो भी हरासमेंट हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी। जिसने भी केस किया रहेगा, जिसने कंप्लेन किया रहेगा, उसका नाम जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैनेजर है कोई, उसने कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की है वुमेन के ऊपर जो उसके जूनियर है, और उसके बाद जब उसको पता लगा तो क्या बताओ उसको और ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। तो उसी वजह से जो भी नाम रहेगा वो कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा, ठीक है, नाम नहीं बताया जाएगा। और जो भी कंप्लेन है उसको टाइमली सॉल्व भी किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है इंडियन रेलवे का, ठीक है। बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया गया वुमेन हरासमेंट से रोकने के लिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रख लेना, और किसके द्वारा की जा रही है वो याद रखने की जरूरत नहीं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है रेलवे का वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो भी कंप्लेन है वो कमेटी के पास जाएंगी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि इंडियन रेलवे के जो वर्कफोर्स जो परमानेंट है उसके साथ जो नॉन परमानेंट है उनके लिए भी एप्लीकेबल रहने वाला है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा।
बेसिकली इधर आपको हाई इंटरनेट स्पीड मिलने वाला है, 20 लाख लोग जो है इसका बेनिफिट होगा। उसके साथ 8 से 10,000 जो एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी बेनिफिट करेगा। और बोला जा रहा है कि 8 से 10,000 जो एंटरप्राइन है उसमें से 50% जो वुमेन्स रहेंगी। और बात करें कि 8 से जो 10,000 जो एंटरप्रेन्योर जो बनाए जाएंगे उसमें से जो जॉब जनरेट होगी, उनका प्लान है कि 1 लाख जो है जॉब भी जनरेट होगा। तो ये आपको पूरा पूरा न्यूज़ इसके अंतर्गत मिलने वाला है। एक बार न्यूज़ को गो थ्रू करते क्या क्या। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा। बेसिकली जो रूरल इंडिया है वहाँ पे हाई इंटरनेट स्पीड देने के लिए, और ये प्लान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 20 लाख जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ तक जो है इंटरनेट की सुविधा दी जाए, हाई स्पीड इंटरनेट दी जाए विद इन दी 2 to 3 ईयर्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इनको बेसिकली जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया दोनों जगह पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो छोटे छोटे आपको हब बनाने पड़ेंगे। जैसे जियो फाइबर के बारे में बात करें तो जियो फाइबर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी जगह से चलाई जा रही है, एक छोटे छोटे जो है आपको हब मिलेंगे जहाँ से चलाया जा रहा है। वैसे सेम समझ सकते हो कि ऐसे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाए जाएंगे जो कि एक तरह से एंटरप्रेन्योर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे 8,000 उत्तर प्रदेश में या 10,000 जो है एंटरप्रेन्योर बनाए जाएंगे, उसमें 50% वुमेन रहेंगे। अब एंटरप्रेन्योर बनाए जाएंगे तो उसके साथ कनेक्टिविटी करना, ठीक है, उसके साथ रूरल इंडिया में अगर कुछ खराब हो गया वो सब मैनेज करना, तो वो सब करने के लिए जो है बताया जा रहा है कि 1 लाख जो है इस तरह के जॉब भी क्रिएट होंगे। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया था वन OTT एंटरटेनमेंट के साथ, उसके बाद जो है पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वन OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये हिंदुजा ग्रुप की आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एम्स और फिर इसरो के ऊपर बढ़े। तो एम्स और इसरो ने एक तरह का MOU साइन किया गया है जिसके अंतर्गत एडवांस स्पेस मेडिसिन रिसर्च पे काम करेंगे फॉर एस्ट्रोनॉट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसरो फूड लिखा है और यहाँ पे आपको एम्स मैन्युफैक्चर बाय एम्स मिलने वाला है नाम। ठीक है, तो आपको पता होगा बेसिकली जो फूड होता है जो स्पेस में रहता है वो हमारे नॉर्मल फूड जैसा नहीं रहता, उनको बेसिकली ट्यूब में या इस तरह से पैकेट फॉर्म में रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। ठीक है, और बाद में वो लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके थोड़ा खाते हैं, या तो जो जिस तरह से रहता है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ जो फूड है, या मैं बात करूँ मेडिकल रिसर्च की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली जो मेडिकल रिसर्च है उसके लिए आपको इसरो और फिर एम्स जो है पार्टनर करते हुए मिल रही है। पार्टनर करेंगे और पार्टनर करके टेस्टिंग करेंगे, आपको मिलने वाला है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, आपको मिलेगा यहाँ पे टेस्टिंग होगी इसकी। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होगा, रिसर्च होगा, एजुकेशन होगा, उसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होगी स्पेस मेडिसिन में। ठीक है, और जो भी इसरो के जो एस्ट्रोनॉट है इनको स्पेस रेडी बनाया जाएगा। नहीं चलते इंडियन न्यूज़ पे पढ़ते हैं। तो इंडियन न्यूज़ में बढ़े तो जो अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी है इसने रिलायंस से 300 मिलियन का लोन लिया है अपना रिफाइनरी बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ है ये, क्योंकि यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए ने अब तक 50 साल पहले एक कोई किसी से पैसा लिया था, बाहर किसी भी कंट्री से जो है पैसा लिया था अपना जो भी रिफाइनरी बनाने के लिए। और अब जो है पहली बार जैसा हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट जो है 50 साल के बाद, मतलब 5 डिकेड के बाद पैसा किसी भी कंपनी से ले रही है। और किससे ले रही है, हमारी इंडिया कंपनी रिलायंस से ये ले रही है 300 बिलियन। ठीक है, इससे पहले बात करें 1997 में इन्होंने लिया था, और उसके बाद से इन्होंने कभी किसी भी बाहर देश से पैसे नहीं लिए, फॉरेन से पैसे नहीं लिए, फॉरेन कंपनी से पैसे नहीं लिए। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना। कहाँ पे वो बनने वाला है, ये टेक्सास में बनेगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्या रहने वाले, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलो, इंडिया जो है रिलायंस वो 300 बिलियन दे रही है, किसको दे रही है, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी को दे रही है कि अपना जो है ये ऑयल रिफाइनरी बना पाए, कहाँ पे, टेक्सास में। ठीक है, टेक्सास में अपना ऑयल रिफाइनरी बना पाए उसके लिए दे रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 50 साल के बाद जो है यूएसए ने कुछ ऐसा डील किया किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ, ठीक है, अपना रिफाइनरी बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज मिलेगा आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एडिशनल आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। इन्होंने पार्टनर किया है नोवो डॉर डिश के साथ। अगर ये बात करें, ये कंपनी है डेनिश कंपनी है। ठीक है, और डेनमार्क की कंपनी आपको मिलने वाली है, डेनिश कंपनी। ठीक है, बेसिकली काम क्या होगा, हमारे इंडिया में जो बच्चे रहते हैं जो ओबेसिटी मोटापे से जूझ रहे हैं उनको जो है एक साइड से कॉम्पैक्ट करने के लिए, या तो उनको किस तरह से हेल्दी बनाया जाए उसके लिए प्रॉपर एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, कि उनका जो लाइफस्टाइल है उसको किस तरह से चेंज किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। और अर्ली ओबेसिटी को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक प्रॉब्लम रहती है मोटापा की, कि मोटापा अगर आपको पहले ही पता लग जाए, अगर आपने उसमें कंट्रोल कर लिया
तो आप बच सकते हो। अगर आपने आपका जो भी मोटापा है वो एक बार बढ़ना चालू हो गया तो आप उसको नहीं बच सकते, ठीक है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो अर्ली स्टेज में इसको पकड़ा जाएगा, ये भी प्लान है। और इसके साथ ही जो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी एंड हेल्थ सिस्टम इनके के अंतर्गत सपोर्ट किया जाएगा, और फुल स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट फोकस एरिया के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कि कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको मिलेगा कि इसको चलाया जाएगा स्टार्टिंग में, और इसमें जो भी अर्ली डिटेक्शन है उसके लिए हेल्थ स्कैनिंग होगी, और लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है लोगों को दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, पेरेंट्स को दिया जाएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिसके से मोटापा रोक सकते हैं। इसके बाद मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी दिया जाएगा विद इन द स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के अंतर्गत ही, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई एक बच्चा मोटा होता है तो उसको मोटा मोटा बोलते हैं ना, तो उसका मेंटल हेल्थ भी उसके से खराब हो सकता है, तो उसी वजह से जो है ये चीज़ की जा रही है। बाकी आयुष्मान भारत के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम 2018 से अलाइंड भी है, ये पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना। एक अपॉइंटमेंट कवर करते हैं, इसमें आपको मिलेगा कि जो पी घोष जी है ये अभी के टाइम पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के, और अभी इनको प्रमोट कर दिया गया है और इनको बना दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। ये अपॉइंट होंगे 1 अप्रैल 2026 से, और किसको हटाएंगे, ये हटाएंगे अनुज त्यागी को, अनुज त्यागी को ये हटाएंगे। अभी IIDI का अप्रूवल बाकी है, बट बेसिकली ये अप्रूवल दे ही देंगे। अगर HDFC आर्गो के बारे में बात करें तो इसमें HDFC लिमिटेड और उसके बाद आर्गो इंटरनेशनल AG आपको पार्टनरशिप मिलने वाली है। इंडेक्स के ऊपर बढ़े तो नीति आयोग ने सेकेंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया है। बेसिकली स्टेट वाइज निकाला जाता है कि कितना जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कोई भी स्टेट, ठीक है। तो इनका एक स्कोर निकलता है जो कि होता है फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स स्कोर। तो इसके अंतर्गत उड़ीसा जो है सबसे टॉप में आई है इन केस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स के अंतर्गत। इनका स्कोर आपको 73.1 मिलने वाला है। उसका गोवा मिलेगा, उसके बाद आपको झारखंड मिलेगा। बेसिकली स्कोर जो है आपको टॉप का याद रखना होता है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात करें, नीति आयोग सिर्फ जो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकालता है इसके अंदर टोटल 4 कैटेगरीज होती है। एक होता है अचीवर, मैंने जो अभी बताया वो मैंने अचीवर के अंतर्गत बताया, उड़ीसा फर्स्ट, गोवा सेकेंड और झारखंड थर्ड, ठीक है। बात करें फ्रंट रनर की तो फ्रंट रनर इसके नीचे वाली कैटेगरीज होती है, जिसके अंतर्गत गुजरात, अचीवर के नीचे वाली कैटेगरी इसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आएगा। बाकी फंड के और नीचे आपको परफॉर्मर मिलेंगे जो कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात, राजस्थान मिलेगा। एस्पिरेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जो अभी भी बहुत नीचे हैं, इसका 0 से लेकर 35 तक रहता है, कुछ कोर्स इस तरह से रहता है, ठीक है। 0 से 35 को एस्पिरेशनल बोला जाता है, परफॉर्मर बोला जाता है 35 से 70, फिर 70 से मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे ऐड करना चाहिए था एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको PDF में ऐड कर दे दूंगा कितना कितना स्कोर रहता है, तो उस बेस पे ये रखा जाता है, ठीक है। तो अचीवर आई थिंक 90+ या 80+ कुछ इस तरह से था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो उनको अचीवर में रखा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है इस तरह से बनती है, ठीक है। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, एक्चुअली मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गई कितना है। अब ये जो डेटा है इसको सोर्स किया जाता है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो भी डेटा है इसको निकाला जाता है। कब का निकाला गया? फाइनेंशियल 2023-24 का ये डेटा आपको मिलने वाला है, जो अभी आपको दिख रहा है इस हिसाब से रैंक की गई है। डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन नेवी के साथ, और दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, दोनों मिलकर क्या किए हैं, दोनों मिलकर जो है आपको मिलने वाला है इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 को ड्रॉप किया गया। 150 क्यों लिखा गया? क्योंकि 150 किलो का है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है जो ये एयरक्राफ्ट है ये यूज़ किया गया है, और ये एयरक्राफ्ट उड़ा था गोवा से, और ये एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? बोइंग P8I आपको मिलने वाला है एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया था। और जो इंडियन नेवल शिप है, आप देख पा रहे हो, इंडियन नेवल शिप में जो है आपको ये बॉक्स 150 किलो का मिलने वाला है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। तो इसको ड्रॉप किया गया है, जो हमारे इंडिया से खुद ही बना हुआ है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये ट्रायल, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। क्या पता फ्लाइट तो आपको नीचे दिख रही है उड़ते हुए, बट ये क्या पता ऊपर से कहीं से गई है,
ठीक है, और इसने ड्रॉप कर दिया और एक कंटेनर टूट गया हो, ठीक है, तो क्या फ़ायदा बनाने का। तो इसीलिए जो है इसको टेस्टिंग हो रही है कि कंटेनर सही से रहे, क्योंकि इस कंटेनर में आपको मेडिसिन प्लस जो इंडियन नेवल शिप है इसमें जो खाना रहता है, फूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसको गोवा से उड़ाया गया था, मैंने बता दिया। बोइंग P8I यूज़ किया गया था। 150 किलो आपको मिलने वाली है। नोडल लैब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नोडल लैब आपको मिलने वाली है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा इसको बनाया गया है। बेसिकली इसको इंडियन नेवी में अभी इसको जो है इस बॉक्स को जो है इंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेडिसिन वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़े तो स्पोर्ट्स में आपको दो तरह के होस्ट मिलने वाले हैं, दो इवेंट के होस्ट मिलने वाले हैं जो कि हमारे न्यू दिल्ली में ही होने वाला है। एक तो आपको मिलेगा सेकेंड लेग ऑफ एशिया कप आर्चरी 2027 का, जो कि आपको न्यू दिल्ली इंडिया में मिलेगा। बेसिकली ये आपको इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वर्ल्ड आर्चरी एशिया और फिर एशिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया का था। जो पहला जो था वो लैग जो था वो थाईलैंड में हुआ था। बेसिकली इसमें क्या रहता है, एशिया कप आर्चरी में क्या रहता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट लेग होगा, सेकंड लेग होगा, ठीक है। फर्स्ट लेग देख पा रहे हो 2026 में अभी होगा थाईलैंड में। उसके बाद सेकंड लेग होगा 2027 में। उसके बाद थर्ड लेग होगा, ठीक है, उसका भी आता पता नहीं है। तो इसके बाद जो है आपको एक फाइनल लेग भी मिलता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये आर्चरी का पूरा गेम चलता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आपको इतना याद रखना है कि जो सेकंड लेग वाला है वो अभी कहाँ कराया जा रहा है, न्यू दिल्ली में कराया जा रहा है। इससे पहले बात करें कि एशिया आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में हुआ था दिल्ली में, और 22 साल के बाद हमारे इंडिया में ये वापस से ये इवेंट होने जा रहा है, ठीक है। एक तरह का इंटरनेशनल इवेंट आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको वर्ल्ड सेकेंड पैरा पैरा एथलीट ग्रैंड पिक 2026 का, जो कि न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत पार्टिसिपेशन कंट्रीज आपको 8 मिलेगी। तो ये नाम याद रख लेना, यहाँ से पूछा जाता है कौन जो पार्टिसिपेंट कंट्री नहीं है ऐसा करके। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक 2026 में, तो इसको आपको याद रखना है, इंडिया है, रशिया है, नेपाल है, भूटान, हांगकांग, साइबेरिया, इजिप्ट, इस तरह से कुछ कंट्रीज आपको मिलने वाली है। प्रीवियस एडिशन के बारे में बात करें 2025 में कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और 2026 में जो हो रहा है ये भी न्यू दिल्ली में हो रहा है। मतलब फर्स्ट एडिशन भी न्यू दिल्ली में हुआ था और सेकंड एडिशन भी हमारे न्यू दिल्ली में हो रहा है। याद रखते हुए चलना, दोनों इवेंट हमारे न्यू दिल्ली में ही हो रहे हैं। सो इसी जो है हमारा पूरा वीडियो एंड होता है। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा का सारा चीज़ समझ आएंगी जो मैंने आपको समझाया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते ना सब्सक्राइब चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं लाइव सेशन के साथ। आज तो लाइव सेशन हो नहीं पाया, रिकॉर्ड रह गया। बाकी हम कल मिलते हैं लाइव सेशन के साथ। बिगले में रखते हैं।